देखिए कल मैंने पढ़ाया था आपको क्रॉस प्रोडक्ट, या उसी कहते हैं सदिश गुणन, क्या बोलते हैं सदिश गुणन। मैंने कल बाकी सारी चीज़ें बता दी थी, केवल एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन लाओ भाई, क्या था क्वेश्चन, क्या था पहला सदिश क्या था? वेक्टर ए बराबर, हाँ, और वेक्टर बी बराबर, हाँ हाँ ठीक है कैप। तो ये आपके पास दो सदिश हैं, इनका हमको सदिश गुणन करना है। किस तरीके से करेंगे देखिए, ए क्रॉस बी बराबर आई कैप जे कैप के कैप। ये सारणिक विधि से होता है। किस विधि से होता है? सारणिक विधि से। ये तो दो डब्बे दिख रहे हैं, इनको हम सारणिक बोलते हैं। अब पहले जो सदिश है पहले उसको लिख लो। तो पहला सदिश क्या है? 2 3 4। तो पहले सदिश के गुणांक आएंगे 2 3 और 4, और दूसरे सदिश के गुणांक लिख लो 1 -2 और क्या 3। अब खोलने का तरीका वही है जो 10वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो, आराम से बताएंगे। देखो पहले लिखो आई कैप और ये ब्रैकेट कर दो। आई कैप मतलब पहले आई कैप के सापेक्ष में खोलोगे। आई कैप का चिन्ह क्या है? प्लस, आगे क्या आएगा? माइनस। ये सापेक्ष चलने दो। फिर किसके सापेक्ष खोलेगा? प्लस के कैप। तो बेटा याद रखना, पहला चिन्ह प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर से प्लस। तो इस तरीके से चिन्ह बदलेंगे, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है और तीसरा क्या है? प्लस है। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। आई कैप को देख लो, ये रोक लो, ये रोक लो, मतलब आई कैप से जाने वाली चीज़ों को छिपा लो। ये आई कैप से जाने वाली ये कतार है और ये स्तंभ है, इसको छिपा लिया। अब 3 का 3 से गुणा करोगे, बोलो कितना आएगा? 9। और बीच में माइनस होता है, सब में बीच में क्या लगता है? माइनस। मैं पहले ही माइनस लगा देता हूँ। तो ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। 2 × 4 कितना हुआ? -8। कितना हुआ? -8। तो यहाँ पर कितना आएगा? -8। चलो ये वाला काम हो गया। अब जे कैप वाले को लुका लो। ये जे कैप वाले को आपने लुका लिया। अब ये क्या बच गया? 2 × 3 6, 2 × 3 कितना, और 1 × 4 4, ये हो गया। फिर इस वाले को लुका लो। तो 2 × -2 कितना हुआ? -4, और 1 × 3 कितना हुआ? 3। ठीक है। आई कैप 9 + 8 बराबर कितना? माइनस जे कैप 6 में से 4 गए कितना, और -4 -3 बोलो कितना? माइनस का 7 के कैप। माइनस, क्योंकि -4 -3 -7 के कैप। तो ये आ गया बेटा, इसको अच्छे से लिख दो। 17 आई कैप -2 जे कैप और -7, ये कहलाएगा ए क्रॉस बी। तो ये कहलाता है सदिश गुणन। ये क्या कहलाएगा? नोट करिए, ए क्रॉस बी सदिश गुणन। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये सदिश वाला पार्ट फिनिश होता है। अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है समतलीय गति। क्या है? समतलीय गति। अब समतलीय गति स्टार्ट कर रहे हैं कि समतलीय गति में क्या क्या होता है, किस टाइप से होता है। हेडिंग डालिए समतलीय गति। समतलीय गति में आपके सामने 2 प्रकार की गति हम पढ़ाएंगे। पहला है प्रक्षेप गति और दूसरा है वृत्तीय गति। ठीक है ना। वृत्तीय गति में 2 प्रकार की गति है, मगर हमको एक ही पढ़ना है। एक समान वृत्तीय गति और दूसरा है असमान गति। क्या है? असमान गति। ठीक है ना। असमान वृत्तीय गति। तिमाही परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं 10-12 दिनों में, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है फिजिक्स का। देखा ना आपने, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, हम लेट चल रहे हैं। सिलेबस एक्चुअली लेट नहीं है, अपन ने क्लासेस बहुत लेट स्टार्ट किए हैं। अगस्त में लगभग मान के चलो, ये तो सितंबर शुरू हो गया है, आधे अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं लगभग ज़्यादातर बच्चों की। तो पूरा जुलाई निकल गया और सेशन शुरू हो जाता है अप्रैल से। कब से हो जाता है? अप्रैल से। तो इफ़ेक्टिवली मतलब आप लोग का रिज़ल्ट जो आता है मई जून के आसपास आता है। तो 15 जून से आदेश आ जाता है स्कूलों वगैरह के लगने का। तो अपन इस वजह से काफ़ी लेट हैं, परंतु सिलेबस अब काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है ना। और बनाएंगे भी, ऐसा कुछ करेंगे, है ना। चलिए, प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति। तो प्रक्षेप गति 2 प्रकार की होती हैं,
एक हमारे पास बट एक प्रकार की गति हमारे सिलेबस में मुझे दिखी है, दूसरे प्रकार की गति किताब में ही नहीं दी है, क्षैतिज प्रक्षेप। तो मैं आपसे कहूँगा दो प्रकार के प्रक्षेप हैं बेटा, तिर्यक प्रक्षेप और दूसरा कौन सा प्रक्षेप, क्षैतिज। तो क्षैतिज अपने बुक में ही नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा भैया तिर्यक प्रक्षेप ही आने वाला है, तिर्यक प्रक्षेप करके जाइए। क्षैतिज प्रक्षेप में पढ़ा दूंगा बट इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ उसको, किताब में ही नहीं दिया है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 2 सेगमेंट है यहाँ पे हमारे पास पढ़ने के लिए। एक प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति बना लीजिए जल्दी से, और स्टार्ट करेंगे प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति तो क्या चल रहा है, समतलीय गति। समतलीय गति का दूसरा नाम है द्विविमीय गति। समतलीय गति को ही हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति। तो पहली चीज है भैया, प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या होती है। प्रक्षेप गति की परिभाषा, गुरुत्व के अधीन द्विविमीय गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, है ना, लिखा हुआ है, अगर आपके पास तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। गुरुत्व के अधीन द्विविमीय गति को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। द्विविमीय मतलब 2 दिशाओं वाली, और किसके अधीन, गुरुत्व के अधीन, मतलब धरती के अधीन। धरती के अधीन जो गति होती है उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। गुरुत्व के अधीन द्विविमीय गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। परिभाषा लिख लीजिए। प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तिर्यक प्रक्षेप, एक होता है क्षैतिज प्रक्षेप। पहले हम बता रहे हैं आपको तिर्यक प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप क्या होता है, जैसे आप किसी क्रिकेट बैट से बॉल को मारते हैं, या फुटबॉल रखी हुई है रास्ते पर, है ना, कहीं पे भी ग्राउंड में, तो आप उसको मारते हैं। तो गति क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है। इसमें 2 अक्ष ले लीजिए, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये गति 2 अक्षों के अधीन होती है। मान लीजिए यहाँ पर बॉल रखी है और आपने फुटबॉल मारी, तो इसको आपको कोई ना कोई क्षैतिज वेग देना पड़ेगा, क्षैतिज नहीं, आपको इसको कोई ना कोई तिर्यक वेग देना पड़ेगा। तिर्यक मतलब तिरछा, तिर्यक मतलब तिरछा वेग देना पड़ेगा, यू। क्या देना पड़ेगा, यू। अब यहाँ से ये बॉल उठेगी, अब ये बॉल जा करके ऐसे तो अनंत में तो चली नहीं जाएगी, कुछ देर तक ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद कहाँ गिर जाएगी, नीचे। और सत्य ये है कि जितने वेग से इसको आप फेंकोगे, ये उतने वेग से ही नीचे टकराएगी। मतलब आपने यू वेग से इसको मारा था, तो ये यू वेग से यहाँ पे जाके टकराएगी। आई बात समझ में ना। चलिए अब देखिए, ये यू वेग है और ये है कोण थीटा, इसको बोलते हैं प्रक्षेप कोण। क्या बोलते हैं, यू वेग के 2 घटक तोड़ लीजिए, मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, एक एक्स दिशा में और एक वाई दिशा में। सब लोग जानते हैं यू एक्स बराबर क्या होता है और यू वाई बराबर क्या होता है, बिल्कुल सही। 2 घटक टूट चुके हैं। अब मान लीजिए किसी बिंदु एक्स वाई पर आप बैठे हुए हैं, है ना, और यहाँ पर समय है टी। क्या समय है, टी। यहाँ पर एक्स वाई इसकी पोजीशन का नाम है, पोजीशन का नाम है एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर घड़ी में बजे थे टी। घड़ी में क्या बजे थे, टी सेकेंड बजे हुए थे। अब आप देखते हैं कि इस कण का एक्स दिशा में विस्थापन कितना हुआ है, एक्स, और इस कण का यहाँ तक पहुँचने में वाई दिशा में विस्थापन कितना हुआ है, वाई हुआ है। ठीक है ना, एक्स दिशा में विस्थापन एक्स है, वाई दिशा में विस्थापन वाई है। अगर मैं बात करूं कि एक्स दिशा में त्वरण कितना है, 0, क्योंकि कोई उंगली नहीं कर रहा है इसको, कोई इसको हाथ पकड़ के छोड़ने नहीं जा रहा है यहाँ तक, क्या करता रहे, है ना। बट वाई दिशा में देखिए गति पहले वेग कम हुआ है और अधिकतम पॉइंट में जाकर के वेग कितना हो गया है, 0। वेग क्या हो गया है, 0। वाई दिशा का अधिकतम वेग कितना, ऊपर पॉइंट पे जाके कितना हो गया है, तो पहले वेग घटा फिर वेग बढ़ा, है ना। तो वाई दिशा में वेग कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वाई दिशा में गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, कहाँ बुलाता है, नीचे। कहाँ बुलाता है गुरुत्वीय त्वरण, नीचे। तो ए वाई बराबर कितना लगेगा, -g। चलिए अब लगाते हैं गति के समीकरण। पहला समीकरण लगाएंगे एक्स दिशा में, दूसरा समीकरण लगाएंगे वाई दिशा में। तो एक्स दिशा में गति का पहला समीकरण, गति का समीकरण लगाते हैं। एक्स दिशा में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सारे को x ने खरीद लिया है, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी क्या हो गया, x हो गया। चलिए x दिशा में यहाँ तक पहुँचने में तय किया गया विस्थापन कितना है, x, बोलो हाँ। और ux कितना है, u cos थीटा। ux कितना है, इनटू कितना, +1/2। त्वरण कितना है, ये सब कुछ स्वाहा हो गया, हाँ या ना। 0 के लपेटे में सब आ गया, 0 हो गया। आंसर x बराबर क्या हो गया, u cos थीटा इंटू कितना, t। समय निकालिए, t बराबर x अपॉन कितना, u cos थीटा। ये आ गया समय। क्लियर है, आ गया समय। अब चलिए वाई दिशा की गति करते हैं। किस दिशा गति करते हैं,
वाई दिशा में। वाई दिशा में ऊपर की तरफ चला गया, विस्थापन कितना है? वाई है। कितना विस्थापन? जिस समय मैं एक्स में था उस समय मैं वाई पे था, हाँ या ना? मैं जिस समय एक्स दूरी पे था उस समय मैं वाई ऊंचाई पे था, हाँ या ना? समय दोनों का बराबर है, समय दोनों का बराबर है। आइए तो वाई दिशा में समीकरण लिखते हैं। तो वाई दिशा में समीकरण होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सारे वाई, यू वाई, यहाँ पे भी क्या ए वाई, वाई वाई। समय तो किसी का सगा नहीं है, ना एक्स का ना वाई का, इसलिए टी में वाई मत लगाना, समय किसी के बांधे नहीं बंधा। समझ गए ना? एस वाई बराबर कितना हो गया? वाई। एस वाई बराबर वाई। एस मतलब विस्थापन, विस्थापन वाई है। यू वाई प्रारंभिक वेग कितना? यू साइन थीटा, यू साइन इंटू टी। टी का मान निकाला अपन ने, क्या है? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस 1/2। ए वाई कितना? माइनस जी। और यहाँ हो गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यू से यू कैंसिल। वाई बराबर एक्स साइन अपॉन कॉस कितना? टेन थीटा। एक्स अपॉन एक्स टेन थीटा, है ना? माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 जी हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया प्रक्षेप पथ का समीकरण। क्या बन गया? कैसा समीकरण है? रेखिक समीकरण की वर्ग समीकरण? वर्ग समीकरण। कैसा समीकरण है? और वर्ग समीकरण को जब ग्राफ में पोतो तो कैसा बनती पोताई? पैराबोला। कैसी पोताई बनती है? जब ग्राफ में छापते हैं वर्ग समीकरण का क्या बनता है? पैराबोला। अब देख लो प्रक्षेप का पथ कैसा है? पैराबोला। कैसा है प्रक्षेप का पथ? पैराबोला। क्योंकि कैसा समीकरण है? वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण क्या बना के देता है? पैराबोला। वर्ग समीकरण कैसा बनाता है? पैराबोला को हिंदी में परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलय। अतः इसका आकार क्या होगा? परवलयाकार। कैसा होगा? बोलो, आ गया समझ में ना? तो लिख लो भैया, पहला है प्रक्षेप पथ का समीकरण, पहला डेरिवेशन, प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण परवलयाकार। अगला डेरिवेशन लिखिए उड्डयन काल। उड्डयन काल को उड़ान काल भी बोलते हैं, यानी उड़ने का समय। उड्डयन काल मतलब कितने समय तक हवा में गेंद रही या कितने समय तक यात्रा करी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो समय होता है, यहाँ तक के समय को क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। बोलो जी, आया समझ में ना? ये उड्डयन काल दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, एक ऊपर उठने का समय और एक नीचे गिरने का समय। मतलब ऊपर उठने का समय मैं कह दूँ तो टी हाफ। क्या कह दिया भैया? टी हाफ, आधा टाइम, है ना? टी हाफ। तो देखिए, यदि मैं यहाँ पर वाई दिशा में यदि मैं लगाऊँ गति का पहला समीकरण, v बराबर होता है कितना? u प्लस ए टी। तो y दिशा के लिए वी वाई, ये हो गया u वाई, ये कितना? a वाई, और ये कितना? t। अब मतलब t मेरे को चाहिए है t हाफ। t बराबर कितना हो गया? t हाफ, क्योंकि अधिकतम बिंदु पर पहुंचने के लिए t हाफ समय लिया है। कितना लिया है? t हाफ। चलिए, अधिकतम बिंदु पर वेग कितना होगा? 0। y वाला वेग कितना होगा? क्योंकि अधिकतम बिंदु पर जाकर के वेग बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर वेग 0 नहीं होता तो और ऊपर जाती, मगर और ऊपर जाना बंद कर दिया, मतलब अधिकतम बिंदु पर वाई दिशा का वेग कितना हो जाएगा? 0। यू वाई कितना है बच्चों? यू साइन थीटा। ये लिखा है यू वाई बराबर कितना? ए वाई कितना है बेटा? माइनस जी। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, इंटू कितना? टी आधा। बोलो हाँ या ना? जी टी आधा यहाँ ले आओ, प्लस जी टी आधा बराबर कितना हो गया? यू साइन थीटा। तो टी आधा बराबर यू साइन थीटा बटे कितना? जी। हाँ या ना? पूरा टी बराबर आधी छुट्टी का डबल, हाँ या ना? पूरा टाइम बराबर आधे टाइम का डबल, मतलब काय का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो आधा टाइम है यू साइन थीटा बाई जी, तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा बटे कितना? जी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो भैया, उड़ान काल 2u साइन थीटा बाई जी, उड्डयन काल बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। चलिए अगला डेरिवेशन पढ़ते हैं, क्षैतिज परास। हेडिंग डालिए, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब होता है क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, मतलब प्रोजेक्टाइल जो है क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी चला है। तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी क्या है? यही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो ये दूरी किस दिशा में चली गई है? एक्स दिशा में। किस दिशा में चली गई है?
तो गति का नियम कौन सी दिशा में लगेगा? एक्स दिशा में। तो एक्स दिशा में गति का नियम लगाता हूँ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह क्या कर दो? एक्स कर दो, हर जगह एक्स लगेगा, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी क्या लगेगा? एक्स। चलिए देखिए एस एक्स बराबर कितना? एस एक्स कितनी दूरी? आर। एस एक्स कितनी दूरी? आर। एक्स दिशा का वेग कितना है? यू कॉस थीटा। और पूरी दूरी चलने में लगा हुआ समय कितना है? टी। पूरा समय, पूरी दूरी चलने में कितना समय लगेगा? पूरा समय। यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 1/2। एक्स दिशा का त्वरण कितना है? 0, कोई त्वरण ही नहीं है, एक्स दिशा में कोई त्वरण ही नहीं लग रहा है, इंटू टी का स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा क्या हो गया? 0। केवल आर क्या बचा? इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कितना? टी। और टी का मान अभी मैंने निकाला है 2u साइन थीटा बाई जी। हाँ या ना? तो इसको हल कर दो बेटा, 2 को बाहर, u इंटू यू कितना हो गया? यू स्क्वायर। और यहाँ पे ले लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कितना? जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। कितना होता है? तो r बराबर हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना? समझ में आया? ये हो गई क्षैतिज परास। क्या हो गई ये? हाँ, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया क्षैतिज परास। अब आप लोग जानते हो कि बच्चों साइन का कोई भी फलन हो, साइन के फलन का अधिकतम मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो अगर आपको पूछा जाए अधिकतम कितनी दूरी तक प्रक्षेप फेंक सकता है, कितनी दूरी तक भाला फेंक सकता है, तो साइन 2 थीटा का मान कितना रख दो? 1। कितना रख दो? 1। तो मैं लिखूंगा आर अधिकतम, आर अधिकतम बराबर यू स्क्वायर बाई जी है और मल्टीप्लाई बाई साइन 2 थीटा का अधिकतम मान कितना होगा? 1। तो आंसर बोलो कितना आ गया? यू स्क्वायर बाई जी। समझ में आ गया ना? तो अधिकतम क्षैतिज परास कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई जी। कब होगी? जब साइन 2 थीटा काय के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। कब होगी? जब साइन 2 थीटा काय के बराबर हो जाएगा? 1 के। तो यहाँ लिख देता हूँ कब? जब साइन 2 थीटा बराबर कितने के? 1 के। यानी साइन 2 थीटा 1 काय में होता है? साइन 90 में, साइन 90 में। तो 2 थीटा काय के बराबर? 90 के बराबर। 2 थीटा काय के बराबर? तो थीटा बराबर बोलो कितना? 90/2। आंसर थीटा बराबर कितने डिग्री? 45 डिग्री। नोट कर लीजिए। मतलब आपको अगर सबसे ज़्यादा दूरी पर फेंकना है, थ्रो जेवलिन भाला फेंकना है, तो उसको कितने अंश पे फेंको? जमीन से कितने डिग्री पे फेंको? 45 डिग्री पे। तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा। समझ में आया? छाप लो। चलिए अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखिए प्रक्षेप अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा ऊंचाई यहाँ तक ट्रेवल करेगा, इसको बोलेंगे हम अधिकतम ऊंचाई h। और ये अधिकतम ऊंचाई किस दिशा में ट्रेवल हो रही है? y दिशा में। तो हमें जो समीकरण लगाना पड़ेगा वो किस दिशा में लगाना पड़ेगा? y दिशा में हमें समीकरण लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए y दिशा में हम समीकरण लगा सकते हैं। कौन सा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सब y दिशा में कर दो। ये क्या हो गया? vy। ये भी क्या हो गया? uy। ये भी क्या हो गया? y। ये भी क्या हो गया? y। सारे मैंने y दिशा में कर दिए। हाँ या ना? ये वाला समीकरण क्यों लगाया? अच्छा, ये वाला समीकरण क्यों लगाया? s बेटा विस्थापन हमारे पास h के बराबर है कि नहीं है? बोलो, विस्थापन किसके बराबर है? h के बराबर है। अच्छा, v बराबर u प्लस ए टी लगाओगे अगर, v बराबर u प्लस ए टी, तो भैया उसमें हमारे पास टाइम का पता नहीं है, या टाइम भी रख सकते हो v बराबर u प्लस ए टी। मगर मेन चीज़ प्रॉब्लम ये है कि v बराबर u प्लस ए टी में कहीं पर हाइट रखने की जगह है क्या? नहीं है। कहीं पर हाइट में रखने की जगह नहीं है। दूसरा लगाना चाहो तो बिल्कुल लगा सकते हो। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें तो आ जाएगा, मगर देखो t यहाँ फंसाएगा, फिर यहाँ फंसाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर में फंसाएगा। किस में फंसाएगा? स्क्वायर में। तो ज़्यादा मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी? इससे अच्छा तो सरल वाला ये है। बोलो हाँ या ना? तो इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा, मगर मेरे को ये ज़्यादा सरल लग रहा है। तो कौन सा लगाऊँ? ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला ज़्यादा सरल है। आंसर दोनों से सेम आएगा। तुम निकालना चाहो तो देख ले निकाल के। तो चलो भैया अपन ये सॉल्व करते हैं। तो बोलो अधिकतम वेग पर v बराबर कितना? देखो देखते ही शुरू 0। पहले ही क्या बन गया? कहाँ उसमें s बराबर यू टी वाले में 0 कोई हो नहीं रहा था। अधिकतम पॉइंट पर वेग कितना हो गया बेटा? 0। बोलो u बराबर कितना? u साइन थीटा का क्या लगा है भैया? होल स्क्वायर। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? प्लस 2। a का मान कितना और इसका मान कितना? h। हाँ या ना? इसको इधर लेके आओ, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो
तो 2 इंटू जी इंटू एच बराबर हो गया कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या ना। तो एच बराबर हो गया कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, 2g। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आ गई अधिकतम ऊंचाई। क्या आ गई, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है ना। अब देख लो इसको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। चलिए देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक ना, एक ही लिखना, दो मत लिखना, दोनों लिखने ना, एग्जाम में एक लिख के आना। चलो y दिशा में ये भी y, ये भी y, ये भी y। चलिए एस वाई बराबर कितना है, एच। यू वाई बराबर क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी। यहां तक का टाइम यानी आधा टाइम, हाँ या ना। अब आधा टाइम याद है आपको, यू साइन थीटा वाई जी क्या है, पन्ने पलट करके नहीं तो देख लो, आधा टाइम निकल पाया था अपन ने, यू साइन थीटा बाई जी है कि नहीं है। चलो तो रख दो भैया यू साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, यू साइन थीटा अपॉन कितना, जी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, माइनस जी, त्वरण का मतलब माइनस जी। और यहाँ पे यू साइन थीटा बटे जी का क्या, स्क्वायर, यू साइन थीटा बटे जी का स्क्वायर। देखो 3 तूफान करना है। एच बराबर यू इंटू यू क्या हो गया, यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, जी प्लस और माइनस कितना हो गया, -1/2 जी है। और भैया यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, जी स्क्वायर। एक जी से एक जी कैंसिल, हाँ या ना। अब देखिए h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन ले लो, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया। यहाँ कितना बचा, 1। ये यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन आ गया। बोलो कितना बचा, हाफ, हाँ या ना। एक में से आधा गया, कितना बचा, आधा। एक माइनस आधा बराबर आधा, 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। तो मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाई बाई कितना, 1/2। सटा करके लिख दो इसको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, 2g। आया सेम कि नहीं आया, मेहनत ज़्यादा किस में लगी, इस वाले में। समझ गए ना। गलतियों से बचने के लिए ये वाला प्रेफर करो, कर दोनों सकते हो, नोट कर लो। ठीक है, अगला टॉपिक है देखिए एक समान वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में 2 प्रकार की वृत्तीय गति होती है, मैंने बताया था आपको। एक होती है एक समान वृत्तीय गति, दूसरी होती है परिवर्ती वृत्तीय गति। दोनों में फर्क क्या है, देखिए ये जो पंखा भी 5 नंबर पे चल रहा है, एकदम फिक्स स्पीड में चल रहा है कि अलग अलग स्पीड में चल रहा है, बताओ। फिक्स स्पीड में मतलब इसकी ब्लेडों की जो चाल है हर समय बिल्कुल बराबर है। बोलिए हाँ या ना। इसकी ब्लेडों की, ऐसे ही अगर आप किसी वृत्ताकार पथ में इस प्रकार चल रहे हों कि आपकी चाल हर जगह बराबर हो, मतलब यदि मान लीजिए यहाँ पर आपकी चाल है VA, कितनी चाल है, ध्यान दीजिएगा मैंने सदिश नहीं लगाया। जब तक सदिश नहीं लगाया मतलब चाल है, सदिश नहीं लगाया मतलब क्या है, चाल है। यहाँ पर आपकी चाल कितनी है, VB। यहाँ पर आपकी चाल कितनी है, यहाँ पर आपकी चाल कितनी है। अब मैं चारों की वैल्यू लिख देता हूँ कि भैया VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपकी ये यहाँ पर चाल बिल्कुल बराबर है। इस प्रकार की गति को बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं, और यहाँ पर याद रखिएगा चाल एक समान है। क्या एक समान है, चाल। अब बात करते हैं इसके वेग की। तो आप देखिए जो वेग होता है, अब आप इसमें कैसे घूम रहे हो, मान लो ऐसे घूम रहे हो, तो यहाँ पर आपकी टोपी का मुंह किस तरफ होगा, इस तरफ होगा कि नहीं होगा, इस तरफ आपकी टोपी इस तरफ होगी कि नहीं होगी। मतलब आपका वेग की दिशा इस तरफ है, इधर पे आपके वेग की दिशा इस तरफ है, इधर पे आपके वेग की दिशा इस तरफ होगी कि नहीं होगी, और इधर आपकी टोपी इस तरफ होगी कि नहीं होगी। मतलब यदि मैं बात करूं VA सदिश, VB सदिश, VC सदिश और VD सदिश, बोलो बराबर है कि नहीं है, नहीं है, बराबर नहीं है। चाल तो बराबर थी मगर सदिश लग गया मतलब टोपी लग गई, है ना। मतलब चारों की दिशाएं बराबर नहीं है, मतलब ये चारों आपस में बराबर नहीं है। मतलब वेग परिवर्तित हो रहा कि नहीं हो रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा कि नहीं हो रहा है। वेग किसके साथ परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ, है ना। और वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। तो एक समान चाल में जो वेग परिवर्तित होगा, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने का समय है डेल्टा टी। कितना है, डेल्टा टी। तो चलिए वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, VB माइनस VA अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा V अपॉन कितना, डेल्टा टी। डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी क्या कहलाता है, त्वरण। क्या कहलाता है, ये जो त्वरण होता है ये केंद्र की ओर लगता है। किसकी तरफ लगता है, इसलिए इसे बोलते हैं अभिकेंद्री त्वरण। किसकी तरफ, हाँ, केंद्र की दिशा में लगने वाला त्वरण अभिकेंद्री त्वरण कहलाता है। और ये हर बिंदु पर लगता है, मतलब कहीं भी कोई भी बिंदु हो, हर समय अगर वृत्तीय गति कर रहा है एक समान, तो वो त्वरण केंद्र की तरफ लगेगा।
केंद्र की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, और ये त्वरण होता है अभिकेंद्रीय त्वरण AC। समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला लिख लो, AC बराबर होता है v² अपॉन v मतलब चाल, r बराबर त्रिज्या, v मतलब चाल, r बराबर त्रिज्या। और आप जानते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है F बराबर कितना, m इंटू ए। तो ए लग रहा कि नहीं लग रहा है? मतलब जहाँ त्वरण है वहाँ बल है, जहाँ त्वरण है वहाँ, अगर त्वरण को जीरो कर दोगे तो बल भी कितना हो जाएगा, जीरो। मगर यहाँ पे त्वरण जीरो नहीं है, मतलब त्वरण है मतलब बल भी लगेगा। कितना त्वरण है, v² अपॉन r। तो आइए निकालते हैं अभिकेंद्रीय बल FC बराबर m, और r की जगह यहाँ पे v की जगह कितना, v² अपॉन r। तो ये क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल। क्या कहलाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अभिकेंद्रीय बल का, F सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ लगने वाला बल बराबर mv² अपॉन r। समझ में आया ना? यही बल है जिसके कारण सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ। कौन घूम रहा है, अर्थ। अर्थ जो है अभिकेंद्र बल से बंधी हुई है, सन एक तरीके से टाई पकड़े हुए है, और अर्थ को चारों तरफ क्या कर रहा है, घुमा रहा है। यही बल है जिसके कारण अर्थ जो है चांद को घुमा रही है। किसके, किसको, चांद को। ये अर्थ है और इसके सेंटर में अर्थ है, यहाँ पर क्या है, मून है। क्या है, मून यानी चांद, और ये इसको घुमा रही है पकड़ करके, अभिकेंद्रीय बल के कारण। समझ में आ गया ना? तो दो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय बल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए।